हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका साधन सिंप्लीफाइड पे, जहां पे हम स्टॉक मार्केट के गूढ़ रहस्यों को सिंप्लीफाई करते हैं आम जनता के लिए। और इसी सीरीज में हमारा आज का टॉपिक है वैल्यूएशन। व्हाई वैल्यूएशन? पहली चीज तो ये कि बहुत सारे व्यूअर्स का कमेंट आया था हमें कि वैल्यूएशन इस मार्केट में इंपॉर्टेंट है, तो आप वैल्यूएशन को कवर करें। सो ये वीडियो है एक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क क्रिएशन के लिए बनाया हुआ वीडियो जो वैल्यूएशन को सिंप्लीफाई करेगा। मैं इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क शेयर करूंगा विच आर वेरी रिलेवेंट फ्रॉम वैल्यूएशन पॉइंट। करंट मार्केट में आपको ध्यान में रखना है कि कुछ अच्छे बिजनेसेस सस्ते वैल्यूएशन पे हैं तो उसे आपको ऐड करना चाहिए। इसीलिए a perspective on valuation is a must to have in present day market. Every day we are seeing bear market kind of scenario. So bear market में कैसे बिहेव करना चाहिए, इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पे भी लिंक आएगा। आप वो वीडियो देखिए। अगर आपने वो नहीं देखा है देन यू शुड गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो। बट आज हम बात करने वाले हैं वैल्यूएशन की, जो कि एज सच इज नॉट अ लिमिटेड टॉपिक। इट इज अ टॉपिक विच रिक्वायर्स मोर नंबर्स ऑफ आवर एंड डिस्कशन, जिसके बाद ही आप वैल्यूएशन को ढंग से समझ पाएंगे। बट एक छोटे से 10-15 मिनट के वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस बड़े से तालाब से एक छोटा सा पानी का हिस्सा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मेरे पास है। एंड 2 बुक्स हैं जो हेल्प करेंगी। द फर्स्ट बुक इज बिग मिस्टेक्स विच लेजेंडरी इन्वेस्टर हैज मेड, और उनके मिस्टेक से हम सीखेंगे। दूसरी बुक है इज अ बुक ऑन वैल्यूएशन बाय मैकिंजी। ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें वैल्यूएशन का अल्फा टू ओमेगा कैप्चर्ड है। सो वन शुड डेफिनेटली हैव दिस एज अ टेक्स्ट बुक ऑन वैल्यूएशन। इन दोनों बुक के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बट बिफोर मूविंग ऑन टू द कोर वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट why does it matter? And अभी तक आपने साधन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो do that now and don't forget to turn on the bell notification so that you can get to our video as soon as possible. So why valuation matters? Valuation matters because it protects you from overpaying for stocks. इस सेंटेंस को ही थोड़ा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो you can see कोई भी स्टॉक की जो प्राइस होती है that gyrates अप एंड डाउन। अगर किसी स्टॉक को आपने 100 रुपए पे कल देखा था तो शायद आज वो 110 हो सकती है, कल वो 105 हो सकती है और परसों 90 रुपए पे भी अवेलेबल हो सकती है। तो दिस जायरेशन इज अ स्टॉक मार्केट का जायरेशन विच हैज वेरी लेस टू डू विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। सो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? ये ओवर अ लॉन्ग पीरियड मूव करती है। दिस इज नॉट अ फ्लक्चुएटिंग कर्व, इट इज अ कर्व विच शेप्स अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और इंट्रिंसिक वैल्यू तक ही हमें पहुंचना होता है टू फिगर आउट वेदर द कंपनी हैज सर्टेन वैल्यू जिसको मार्केट वैल्यूएशन नहीं दे रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन की तरह समझ सकते हैं। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू के चार्ट से ऊपर में अगर स्टॉक प्राइस है तो वो ओवर वैल्यूड जोन में है, और अगर वो नीचे में है तो ये अंडर वैल्यूड जोन में है। तो अंडर वैल्यूड जोन में है तो यू नीड टू मेक अ परचेज डिसीजन, और ओवर वैल्यूड जोन में है तो डेफिनेटली यू डोंट हैव टू सेल इट आउट। सो एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को समझना चाहिए कि अगर ये ओवर वैल्यूड जोन में है तो उसे बेच करके वापस अंडर वैल्यूड जोन में खरीदारी करने की अटेम्प्ट लेना इज नॉट अ राइट वे ऑफ इन्वेस्टिंग, बिकॉज यू आर ट्रबलिंग अ वेल ऑयल्ड मशीन कॉल्ड मशीन ऑफ कंपाउंडिंग। अगर एक अच्छे बिजनेस में आप राइड कर रहे हैं तो उस कंपाउंडिंग को ब्रेक करके आप दूसरे अच्छे बिजनेसेस में जाने का अटेम्प्ट करेंगे, that would be a counterproductive. इसीलिए बोलते हैं कि you have to figure out a curve where the intrinsic value is going up and up. So once you have a view on that intrinsic value curve, then you can invest into such businesses for long term. So valuation actually helps you focus on long term business fundamentals. And as John Maynard Keynes, who was one of the most famous British economists, he said that the market can stay irrational longer than you can stay solvent. दो assumptions है इस statement में. One thing is that market is not always rational. It sometimes act irrational. So आप जो valuation जो as a rational investor कर रहे हैं, ऐसा हमेशा नहीं होगा कि market उसको भी same perspective से देखेगा। तो इसीलिए you have to hold your horses for longer period of time, because every good thing takes time. So coming back to the first book which I'm going to talk about is Big Mistakes, The Best Investor and Their Worst इन्वेस्टमेंट। सो इस बुक के ऑथर हैं माइकल बैटनिक, और उनके बारे में एक बहुत फेमस बुक ऑथर है जिनकी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी आपने पढ़ी होगी शायद, मॉडर्न हसल। उन्होंने कहा है कि माइकल हैज written one of the most important investment books of our time, and this book has been published by Bloomberg, which is itself a big name. So इस book में जो crux है which Morgan Housel has mentioned is that good investing isn't all about being smart.
It's about maintaining emotional discipline. So this is the crux of this video also, that you have to balance the emotional and discipline so that you can stay invested with a good business. That's why you need to focus on what legendary investors had done in past, because उनके इन्वेस्टर फिलोसफी को समझे बिना आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन सकते। तो लेट्स गेट डाउन टू चार्ली मंगर्स इन्वेस्टमेंट फिलोसफी। उनकी फिलोसफी का कोड था फोकस ऑन क्वालिटी। ही सेज दैट अ ग्रेट बिजनेस एट अ फेयर प्राइस इज बेटर देन अ फेयर बिजनेस एट अ ग्रेट प्राइस। ग्रेट प्राइस से मतलब है बहुत चीप वैल्यूएशन पे अगर कोई बिजनेस मिल रहा है और वो जस्ट एक फेयर बिजनेस है, आप वैसे बिजनेस को इन्वेस्ट ना करें रादर देन अगर आपको पता है कि ये अच्छी क्वालिटी की बिजनेस है और शायद वैल्यूएशन इज नॉट कंफर्टेबल, even then you have to buy that business rather than getting into a cheap quality asset which is available cheap, जहाँ पे आपको एक बिजनेस क्वालिटी का सेंस है कि वो बहुत अच्छा बिजनेस नहीं है बट सस्ते में अवेलेबल है। तो वहाँ पे इन्वेस्ट करने के बजाय अगर आप चार्ली मंगर को फॉलो करते हैं तो आपको उन केसेस को छोड़ करके गुड क्वालिटी बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि शायद आपको फेयर प्राइस पे मिले। फेयर प्राइस इन द सेंस दैट दीज नंबर्स मे लुक स्लाइटली ऑफ, यानी कि थोड़े महंगे दिखेंगे लेकिन वो ज़्यादा अच्छे इन्वेस्टमेंट प्रूव होंगे। उनका एक एग्जांपल जो है वो कोका कोला है, जहाँ पे द कंपनी ऑलवेज हैड अ मोट एंड दैट्स व्हाई इट वाज अ सुप्रीम क्वालिटी बिजनेस, बट इट वाज नेवर अवेलेबल एट चीप। बट वॉरेन बफेट and Charlie Munger had made huge billions dollar out of Coca-Cola investment. So the lesson for us is that pay for exceptional businesses with sustainable advantage, जिसे मोट भी कहते हैं। That's Charlie Munger for you. Now let's get down to the other investment guru of Warren Buffett, and that is Phil Fisher. Phil Fisher focuses on growth. His focus was on qualitative factors like management quality, innovation, company R&D में इन्वेस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। So ऐसे बिजनेसेस में साधन की का भी इंटरेस्ट रहता है, बिकॉज हमारे कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिससे हम लोगों ने अभी पास में रिसेंटली भी बनाए थे जो R&D पे ड्रिवन है। तो वैसे बिजनेसेस को जरूर ध्यान में देना चाहिए बिकॉज दोज कंपनीज कैन ग्रो, बिकॉज इनोवेशन के बिना ग्रोथ मुश्किल होता है। और इसका एग्जांपल फिलिप फिशर के इन्वेस्टिंग स्टाइल में देख सकते हैं। एक कंपनी है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, जिसमें उन्होंने बहुत लंबे समय तक इन्वेस्ट किया था और उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे रिटर्न बनाए थे। बिकॉज टेक्सास इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या कर रही थी उस समय, वो बहुत कम लोग समझते थे, बट उस कंपनी की मैनेजमेंट में जो क्वालिटी थी और जो इनोवेट करने की जो एबिलिटी थी उस पे फोकस करके फिलिप फिशर ने इन्वेस्ट किया। तो अगर आपके नज़र में भी कोई बिजनेस है जो आप जानते हैं कि उसमें एक क्वालिटी है, इनहेरेंट क्वालिटी है, एंड वो अगर शायद अंडर वैलिड ना भी हो लेकिन एक क्वालिटी जो मार्केट से ज़्यादा आप समझ रहे हैं, तो वैसे बिजनेस के बारे में हमें भी बताएं, हम लोग उस बिजनेस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इफ़ यू नो सच बिजनेस देन गो एंड टाइप देयर नेम इन द कमेंट। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन सच ग्रोथ फोकस्ड बिजनेसेस। एक चीज याद रखने वाली है कि इसमें हम क्वार्टर्स और साल के यूनिट में बात नहीं करेंगे। समटाइम्स वील टॉक अबाउट दीज बिजनेसेस इन डेकेड्स, नॉट इन क्वार्टर्स, बिकॉज ग्रोथ पोटेंशियल को प्ले आउट होने में टाइम लगता है। स्पेशली R&D ड्रिवन कंपनीज, दे इन्वेस्ट लॉन्ग टाइम एंड देन उसका रिटर्न काफी सालों बाद भी आता है। इसीलिए इसमें इन्वेस्ट एंड फॉरगेट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टाइल से कह सकते हैं। यहाँ पे वैल्यूएशन को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, रादर वी फोकस ऑन growth. Lastly, let's come to our own favorite investment guru, Warren Buffett. वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को अगर दो वर्ड्स में कहना है तो हम कहेंगे पेशेंस एंड मोड्स। एंड ये दोनों वर्ड्स जो है पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। उन्होंने मंगर का फोकस ऑन क्वालिटी को अपनाया, जिसे हम मोड्स के फॉर्म में देख सकते हैं, और फिशर की जो ग्रोथ माइंडसेट को मैंने बताया कि ग्रोथ माइंडसेट के लिए यू नीड टाइम, एंड टाइम कौन दे सकता है, जो कि एक पेशेंट इन्वेस्टर हो। तो अगर आप वॉरेन बफेट की तरह एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, यू हैव टू बी पेशेंट, and that's why this market is not to sell your winners at lower than their intrinsic value. So इसका एक क्लासिक एग्जांपल है, एप्पल में वॉरेन बफेट ने इन्वेस्ट किया था, जो उन्होंने उसके इकोसिस्टम और कस्टमर लॉयल्टी को अप्रिशिएट करते हुए किया था। तो यहाँ पे फोकस था ऑन द मोड विच एप्पल एंजॉयज, एंड ही वाज पेशेंट इनफ टू होल्ड इट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट्स हाउ ही मेड most of bucks in recent time. And his famous quote, we all know that be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. And this is a market when everybody is fearful. So this is time to be slightly greedy, because good businesses are available at lower than their intrinsic value. So we have to make most of it, but you have to keep the patience. And that's what the mantra from Warren Buffett. The big mistakes. This book talks about lessons from their mistakes.
एंड चार्ली मंगर से हम सीख सकते हैं कि he missed on some businesses where he was very confident about growth. So he says that you don't have to be overconfident about the growth. So that's the one thing which we can learn. So जहाँ पे भी आप ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल या कन्विक्शन जो है उस पर हमेशा वर्क करते रहना चाहिए कि वो कन्विक्शन अगर लो हो रहा है देन यू शुड डेवलप द कंफ्लिक्टिंग व्यू कि शायद ये अच्छा इन्वेस्टमेंट ना भी हो सके. डिसकन्फर्मिंग एविडेंस इसे बोलते हैं. एक तो कंफर्मिंग एविडेंस के बदौलत आपने इन्वेस्ट किया बट यू हैव टू बी ओपन टू द डिसकन्फर्मिंग एविडेंस because that's what Charlie Mangan has spoken about. What we can learn from Phil Fisher, you don't have to hold your stocks blindly and you have to reassess the quality on a regular basis. Again, he is similar to Charlie Munger in this aspect that you have to do the portfolio monitoring quite extensively. So you have to hold them long, but you have to reassess them time to time. And what we can learn from Warren Buffett is that you don't have to look at valuation too closely because although he got Apple, but he missed on Google, he missed on Amazon. So he said that I could not invest into these two big successful names which had the moats, but because of the valuation fear, he thought that these are overvalued and that's why he missed out on investing into these tech businesses where he was not very really strong. So उनका जो core construct है circle of competence वहाँ पे शायद ये दोनों कंपनियां नहीं लाई कर रही थी इसलिए उन्होंने उस पर इन्वेस्ट नहीं किया. बट कभी कभी उन्होंने वैल्यूएशन समझ में ना आने के कारण इन्वेस्ट नहीं किया था क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जिसके फाउंडर बिल गेट्स के साथ उनकी अच्छी खासी दोस्ती थी उस बिजनेस में भी ही नेवर इन्वेस्टमेंट बट माइक्रोसॉफ्ट हैज ऑलवेज बीन अ वेरी गुड सक्सेस स्टोरी. सो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं वैल्यूएशन का पॉइंट ऑफ व्यू था. तो यू हैव टू बी ओपन टू इन्वेस्ट इनटू न्यू बिजनेसेस एंड टेक बिजनेसेस स्पेशली, but you really have to regard the innovation part and then accordingly you have to evaluate. So how does your investment playbook look like? You should focus on quality. That's what Mangar had taught us. And you have to think super long term. That's what Phil Fisher has taught us. Stick to your circle of competence. That's what Buffett tells us. So if you follow these three principles when you are valuing a business, then I am sure that you will not go wrong. फर्स्ट वन इज यूट्यूब प्रो या साधन प्रो जिसे कहते हैं. उसमें कंटेंट डिलीवरी जो है वो मंथ में एक बार होती है और साधन प्राइम में भी कंटेंट डिलीवरी मंथ में एक बार होती है. यूट्यूब प्राइम में दे हैव एक्सेस टू आस्क मी एनीथिंग. सो यूट्यूब प्राइम डिफरेंशिएट्स फ्रॉम यूट्यूब प्रो बाय हैविंग एक्सेस टू ask me questions on a monthly basis once in a month under AMA session जो कि YouTube पे होता है. YouTube Pro and YouTube Prime पे है. उसमें मैंने एडिशनली कम्युनिटी पोस्ट इंक्लूड किया हुआ है जो कि 4 पोस्ट फॉर YouTube Pro मेंबर्स एंड 6 पोस्ट होते हैं YouTube Prime मेंबर्स के लिए. तो ये पोस्ट बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन और अपडेट शेयरिंग का माध्यम है. नॉलेज इज अ की एंड वी ट्राई टू डिसेमिनेट इट थ्रू कम्युनिटी पोस्ट ऑन यूट्यूब. हमारा कन्विक्शन हाई होता है तभी हम उस पर वीडियो भी बनाते हैं. तो एक साधन के द्वारा देखा हुआ एक बिजनेस आपको मिल जाता है एवरी मंथ. सो दैट इज अंडर साधन प्रो एंड साधन प्राइम. बिफोर वी क्लोज डाउन दिस वीडियो लेट्स गेट टू द सेकेंड बुक विच इज McKinsey's on valuation. So valuation का एक part होता है कि you have to assess the value creation journey. If a business is creating value, then you should be party to that business. And value creation के कुछ shortcuts हैं जैसे कि sometimes you hear that a company has acquired a new business, a company has acquired a competitor, company has introduced new products, company has done a capex into the existing business. सो इन सारे बिजनेसेस डिसीजन में कौन सा डिसीजन ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करने में हेल्प करता है, इस पे एक पर्सपेक्टिव शेयर किया हुआ है इन दिस बुक. तो वहाँ पे मैं आपके सामने एक चार्ट प्रेजेंट कर रहा हूँ. उसमें आप देखें कि अगर $1 इन्वेस्ट हुआ है इनटू एक्वायरिंग अ बिजनेस देन उसके अगेंस्ट $0.5 ही रिकवर होता है. तो वैल्यू क्रिएशन हैड बिन लेस देन हाफ. इट इज $0 to $0.5. तो समटाइम्स वैल्यू हैज़ नॉट बीन क्रिएटेड वाइल डूइंग एक्विजिशंस. वहीं पे उसका अपोजिट साइड है जहाँ पे $1 के बदले में 1.5 to 2x काइंड ऑफ रिटर्न हैज बीन डन ऑन एन एवरेज इन सर्टेन केस स्टडीज इन सर्टेन बैक टेस्टेड रिसर्च विच इज़ बाई इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट. सो एक चीज़ समझने लायक है कि न्यू प्रोडक्ट में ऐसा वैल्यू क्रिएट क्यों होता है. बिकॉज दीज न्यू प्रोडक्ट क्रिएशन डू नॉट रिक्वायर्ड मच न्यू कैपिटल. Companies can add new product at their existing factory and distribution system.
तो जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो मोड है और जो मैन्युफैक्चरिंग का मोड है उसमें एक नया प्रोडक्ट का अगर एक्सपेंशन हो जाए तो कंपनी बहुत अच्छी वैल्यू क्रिएट कर पाती है। ऑन द अदर हैंड अगर वो कंपनी नए बिजनेसेस को एक्वायर करती है, नई कंपनी को एक्वायर करती है, तो समटाइम दे हैव टू पे अ प्रीमियम against other competitors, so that's why they end up paying higher value than the real value which they will अप्रोक्सीमेटली गेट। अगर वहाँ पे 1 रुपये आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको शायद 50 पैसे से कम की वैल्यू क्रिएट होती है। दिस हैज़ बीन अ ग्लोबल सर्वे done by McKinsey and they have done this very academically, and this book is a master class on valuation, so you should check out that book to learn more। and if you want to know अबाउट कि कौन से वैल्यूएशन मैट्रिक्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे वैल्यूएशन मैट्रिक्स होते हैं, वन इज प्राइस बाय अर्निंग, प्राइस बाय बुक, मार्केट कैप बाय सेल्स, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। सो ये सारी चीज़ों पे अगर आप चाहते हैं कि हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कुछ बात करें तो कमेंट में जाएं और P2 टाइप करें, then I will definitely try to make a video, because this video will become longer and many people will not watch it, so that's why I'm stopping this discussion today, in the hope that you will come back with a more insight. Do let us know if your doubt about valuation in the comment. अगर आपको part 2 चाहिए तो P2 टाइप करना ना भूलें। So that's all from my side. If you are new here, then don't forget to subscribe and turn on the bell notification so that we can explain and simplify the financial jargons so that you can make a good decisions about the stocks which you are seeing in the current market. And don't lose patient in this market. That's the final word from me. And stay invested, stay happy. Thanks for watching.